नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना इंडियन इकोनॉमी का, फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा। पहला टॉपिक इसमें है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, कि क्यों ज़रूरी है एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी में। इसका मैंने कोड बना रखा है CW, W से 2 पॉइंट हैं, ERT और I से 2 पॉइंट हैं। एक क्वर्टी कीपैड वाले फ़ोन आते थे पहले, ठीक है, क्वर्टी बोल सकते हैं उसको, तो इससे थोड़े से पॉइंट्स याद रह जाएंगे तुम्हें। इसमें देखो पहला पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू GDP। ठीक है, एग्रीकल्चर मेक्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू GDP, कि एग्रीकल्चर की वजह से बहुत सारा कंट्रीब्यूशन जाता है GDP में इंडिया में। ठीक है, हाउएवर इट डिक्लाइंस फ्रॉम 51% टू 17.4%, लेकिन अब ये 51% से कम होके 17.4% पे आ गया है 1950-51 से 2016-17 में। ठीक है, इट डजेंट इंडिकेट डिक्लाइन इन इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी इम्पॉर्टेंस कम हो गई, बट इट इंडिकेट्स फास्टर ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि दूसरे सेक्टर्स इसमें बढ़ गए, इस वजह से हमारा एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम आ गया। ठीक है, यहाँ पे ना मैंने एक कॉलम बना रखा है फैक्ट्स टू रिमेंबर का, यानी कि इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, बच्चों की क्वेरीज आई थी इसमें कि लर्न करने में जैसे, तो ये मैंने यहाँ पर ही पॉइंट्स लिख रखे हैं, इसी वजह से फैक्ट्स टू रिमेंबर। ठीक है, ताकि इसके जो की पॉइंट्स तुम्हें याद रह जाएंगे मेन इसमें क्या लिखना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। वेज गुड्स क्या होते हैं? दीज आर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जो ज़रूरी होते हैं। एग्जाम्पल वीट, राइस, पल्सेस एट्सेट्रा। एग्रीकल्चर जो है प्रोवाइड करता है वेज गुड्स 121 करोड़ लोगों को। ठीक है, जो हमारे डेटा के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, नेशन की वेल्थ है, अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ नेशनल वेल्थ बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर इन टर्म्स ऑफ लैंड एंड रिलेटेड एसेट्स। एग्रीकल्चर की फॉर्म में ये हमारी वेल्थ है। ठीक है, जैसे लैंड हो गई या उससे रिलेटेड कोई एसेट्स हो गए। इन टर्म्स ऑफ फिक्स एसेट्स लैंड ऑक्यूपाइज हाईएस्ट रोल इन इंडिया। ठीक है, सबसे मेन रोल जो होता है वो फिक्स एसेट्स की फॉर्म में ज़मीन का ही है, लैंड का। उसके बाद है अगला पॉइंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पॉइंट नंबर 4। एग्रीकल्चर इज़ अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बहुत लोगों को काम मिलता है। इट इज़ अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस इन इंडिया। ठीक है, मेन सोर्स है। 50% से ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के काम में एंगेज है। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल सप्लाई करता है इंडस्ट्रीज़ को, जैसे कि कॉटन। अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उसमें कॉटन कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से ही आता है। अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें जो गन्ना दिया जाता है, शुगर केन, वो शुगर इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर से ही दिया जाता है। एग्रीकल्चर एक्ट्स एज अ बेस फॉर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ना हो तो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेस का काम करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर इन इंडिया ऑफर्स अ क्रूशियल सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ठीक है, ये मेन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब एक तरह से मेन कहा जा सकता है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को। जो फार्म के प्रोडक्ट्स बनते हैं अब, वो कैसे मतलब भेजे जाते हैं? थ्रू रेलवेज एंड रोडवेज एज बल्क कैरियर। बल्क मतलब बहुत ज़्यादा लॉट में भेजे जाते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की वजह से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलता है। उसके बाद अगला पॉइंट है सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड के लिए। जैसे कि इंडस्ट्रीज में ट्रैक्टर बनते हैं, हार्वेस्टर मशीन्स बनती हैं, तो वो जो बनती हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वो एग्रीकल्चर सेक्टर डिमांड करता है। ठीक है, कि बनी तो वो इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन उसकी डिमांड कहाँ पे है? एग्रीकल्चरल सेक्टर में। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक ट्रेड। एग्रीकल्चर मेक्स सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इंटरनेशनल ट्रेड, कि इंटरनेशनल ट्रेड में भी एग्रीकल्चर का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंट्रीज डोमेस्टिक ट्रेड। अगर डोमेस्टिक ट्रेड की बात करें तो उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है, बाहर भेजता है टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एट्सेट्रा, और इससे क्या कमाता है? फॉरेन एक्सचेंज कमाता है। A huge amount in India is spent on the purchase of farm products। ठीक है, और इंडिया में एक मेन अमाउंट फार्म प्रोडक्ट्स की परचेज पे खर्च की जाती है। ठीक, फिर उसके बाद है इसके फीचर्स। ये तो है इम्पॉर्टेंस। ठीक है, क्वालिटी एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। सी से
कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, डब्ल्यू से वेज गुड्स और वेल्थ ऑफ नेशन, ई से एम्प्लॉयमेंट, आर से रॉ मटेरियल, टी से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, आई से इंडस्ट्रियल गुड्स और इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक ट्रेड। ठीक है, ये हमारे पास 8 पॉइंट हो जाएंगे। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, वेल्थ ऑफ नेशन, एम्प्लॉयमेंट, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल गुड्स और इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक ट्रेड। ठीक है, ये हमारे पास 8 पॉइंट्स हो जाएंगे पूरे कंप्लीट। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसका कोड ढंग से बन नहीं रहा था तो मैंने ये बना दिया सिस्टर पीएल। ठीक है, थोड़ा सा लर्न कर लेना ये वाला कोड, क्योंकि इसका और बन नहीं पाया तो इसको थोड़ा सा याद कर लेना। ऊपर वाला तो ईजी था, खैर याद हो जाता है हाथ के हाथ ही। ठीक है, अब देखो इसमें फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं। सबसे मेन चीज़ है सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। इसका मतलब है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है फार्मर्स का कि वो सिर्फ अपने फूड का इंतजाम करें फैमिली के लिए, प्रॉफिट नहीं अर्न करेंगे, मतलब उसको बेचेंगे नहीं। ठीक है, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ग्रो करेंगे जो भी चीज़। सो फार्मर फेल्स टू मेक प्रॉफिट फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। इससे क्या हुआ, जब सेविंग ही नहीं हो पाई तो इन्वेस्टमेंट आगे फिर फर्दर कर नहीं पाते। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं हो पाती। सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। अब उसमें क्या है कि इनपुट्स भी दिक्कत करते हैं। ठीक है, मतलब हम मॉडर्न इनपुट्स नहीं खरीद पाते, जैसे मॉडर्न इनपुट्स लाइक केमिकल, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये यूज़ ही नहीं करते ये लोग। इसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्शन पूरी अच्छी नहीं हो पाती। ठीक है, इट लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी, और लो प्रोडक्टिविटी की वजह से हमारे पास बैकवर्डनेस रह जाती है। ठीक है, आगे पॉइंट है अगला फिर हमारे पास थर्ड नंबर कि होल्डिंग्स हमारी छोटी हैं, स्मॉल होल्डिंग्स। स्मॉल होल्डिंग इज़ अ की फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये मेन फीचर है। स्मॉल होल्डिंग्स इज़ अ हर्डल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, इसकी ग्रोथ में भी कमी आती है। क्यों, क्योंकि जो मशीन का यूज़ है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब ज़मीन ही छोटी सी है तो उस पर मशीन चलाएंगे कैसे। ठीक है, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड फार्मर कॉन्टिन्यूज टू व्यू फार्मिंग एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस, यानी कि वही वाला पॉइंट कि घर के लिए उगाओ रादर देन प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, अगला पॉइंट है फिर हमारे पास बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। अब हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो भी बेकार। मैनी ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया आर स्मॉल इन साइज़। काफ़ी फार्मर्स तो मतलब जो स्मॉल इन साइज़ है, मतलब ठीक है उनकी ज़मीन वगैरह काफ़ी छोटी रहती है। और बल्क ऑफ द फार्मर्स आर पुअर, मतलब उसकी वजह से वो पुअर भी हैं। यूज़ ऑफ बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब हम पूरी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, इज़ द ओनली चॉइस विच लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसकी वजह से ही प्रोडक्टिविटी कम रह जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब पहले समझते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का। ये एक फीचर है इंडियन इकोनॉमी का, कैरेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब होता है कि जितने लोग, व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन एंगेज्ड ऑन अ पीस ऑफ लैंड, यानी कि जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इज़ मच हायर देन व्हाट इज़ एक्चुअली नीडेड। जैसे मान लो एक ज़मीन पे 10 लोगों की ज़रूरत है और उस पर 20 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, इट शोज़ ऑल आर एम्प्लॉयड, तो दिखा तो रहा है कि 20 लोगों को काम मिला हुआ है, लेकिन रियलिटी में जो एक्स्ट्रा वाले 10 हुए वो तो अनएम्प्लॉयड ही है ना। दिस रिफ्लेक्ट्स बैकवर्डनेस एंड पॉवर्टी। ठीक है, मतलब 10 लोगों की नीड नहीं थी, फालतू में लगे हुए हैं, वो चीज़ होती है हमारे पास डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके बाद है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। अब एग्रीकल्चर है मेनली तो रेनफॉल पे डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ हैविली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। अगर अच्छी रेनफॉल रही, गुड रेनफॉल मीन्स गुड क्रॉप, एंड बैड रेनफॉल मीन्स बैड क्रॉप। एज अ रिजल्ट ग्रोथ प्रोसेस इज़ नॉट स्टेबल। इसकी वजह से क्या हुआ, ज़्यादा बारिश पड़ जाती है तो फसल अच्छी, और कम हुई तो कम, तो इसकी वजह से वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, मतलब हर साल बराबर नहीं हो पाता, ज़्यादा कम चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, यानी कि जो ज़मीन है उसके 1 हेक्टेयर में कितनी फसल उगेगी, उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, जो कि विच इज़ एक्सट्रीमली लो इन इंडिया, जो काफ़ी कम है कंपेयर टू एडवांस नेशन। इसकी वजह से क्या है कि हमारी ये शो करता है साइन ऑफ बैकवर्डनेस। उसके बाद लैंड लॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट, ये तो चलता रहता है। ह्यूज एरियाज आर कल्टिवेटेड बाय द टेलर्स ऑफ सॉइल, क्योंकि इसमें रीज़न यही रहता है कि जो बड़े एरियाज है ना, वो तो टेलर्स जो ऑनर हैं सॉइल के वो लोग कल्टिवेट करते हैं, बट बल्क ऑफ द रेवेन्यू इज टेकन ओवर बाय द, वो सॉरी मतलब टेलर्स मतलब जो
काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो बल्क ऑफ द रेवेन्यू, जो मेन रेवेन्यू है वो ऑनर ले जाता है, ठीक है, मतलब काम किसी ने किया, पैसे किसी के पास गए। एज अ रिजल्ट टिलर ऑफ द सॉइल इज लेफ्ट विद नो सरप्लस, इसकी वजह से उसके पास, टिलर के पास तो कुछ बचा नहीं जिसने काम किया, ड्यू टू विच ही कैन नॉट मेक इन्वेस्टमेंट, और वो कुछ भी नहीं कर पाता इन्वेस्टमेंट। दस एग्रीकल्चर टेंड टू स्टेगनेट, ठीक है, इसकी वजह से वो बढ़ नहीं पाता काम, ठीक है। 8 पॉइंट्स, ठीक है। सिस्टर पीएल कोड याद है ना। एस से सबसिस्टेंस फार्मिंग, आई से इनपुट्स की इनपुट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए, एस से स्मॉल होल्डिंग्स, होल्डिंग्स छोटी थी, टी से टेक्नोलॉजी बैकवर्ड, यू से अनएम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज्ड वाला, ठीक है, फिर आर से रेनफॉल पे डिपेंडेंट, पी प्रोडक्टिविटी कम, एल लैंडलॉर्ड टेनेंट का कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इसका कोड थोड़ा अजीब सा बनाया मैंने। एक ना बोर्ड होता है आईसीएससी बोर्ड भी होता है सीबीएसई के अलावा, तो इसका कोड बिल्कुल ऐसे ही बना है, डू आईसीएससी, यानी कि सीबीएसई छोड़ो आईसीएससी में जाओ, ठीक है। ये लर्न करना काफ़ी ईजी है। ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर की, कि एक तो फाइनेंस की कमी रहती है, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स। बहुत ज़्यादा जो फार्मर्स हैं वो डिपेंड करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, यानी कि किसी बैंक से या वैसे किसी इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं लेते, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है उनसे लोन लेते हैं, जैसे मनी लेंडर, ज़मींदार जो हो गए, ठीक है, लैंडलॉर्ड, ठीक है, उनसे ले लिया। वो लोग क्या करते हैं, इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो इसकी वजह से जो फाइनेंस फैसिलिटी जो कम रह जाती है, इसकी वजह से एग्रीकल्चर ग्रोथ रुकी रहती है, ठीक। उसके बाद लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग, इसमें क्या सिस्टम है, देखो, जो एग्रीकल्चर का जो मार्केटिंग सिस्टम है ना वो अनऑर्गेनाइज्ड है बहुत ज़्यादा, मतलब ऑर्गेनाइज्ड नहीं है कहने का मतलब, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे फार्मर्स है, कंटिन्यू टू सेल देयर आउटपुट इन लोकल मार्केट, तो उनको क्या करना पड़ता है, जो लोकल वहाँ की मार्केट होती है उसमें कम रेट में बेचना पड़ता है। दे आर फोर्स टू सेल देयर आउटपुट टू द लैंडलॉर्ड्स इन रिटर्न ऑफ देयर लोन्स, अगर लोन वापस देना है तो उसकी जगह पे जो फसल उगाई वही वो वापस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, पानी की कमी है। क्रॉप फार्मिंग इन इंडिया इज़ हैविली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, वही पॉइंट है, गुड रेनफॉल मीन्स गुड क्रॉप एंड बैड रेनफॉल मीन्स बैड क्रॉप। देयर इज़ अ नीड टू डेवलप इरीगेशन फैसिलिटी अक्रॉस ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, यानी कि पूरे देश में इरीगेशन फैसिलिटी को डेवलप करने की नीड है। उसके बाद कन्वेंशनल आउटलुक टुवर्ड्स फार्मिंग, कन्वेंशनल यानी कि पुराना तरीका। इंडियन फार्मर्स कंटिन्यू टू डिपेंड अपॉन सबसिस्टेंस फार्मिंग, फिर वही पॉइंट, rather than making profit, की प्रॉफिट नहीं कमाते, विच मीन्स दे कंटिन्यू टू फोकस ऑन क्रॉप विच गिव देम फूड सिक्योरिटी, कि भाई खाने का इंतजाम तो हो जाएगा, प्रॉफिट भले ही ना हो, rather than प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास स्मॉल एंड स्केटर्ड होल्डिंग्स, वही कि होल्डिंग्स छोटी हैं, होल्डिंग इन इंडिया स्मॉल एज वेल एज स्केटर्ड, ठीक है, स्केटर्ड यानी कि होता है बिखरी हुई हैं, आसपास नहीं, बिखरी हुई हैं बहुत ज़्यादा। स्मॉल होल्डिंग डू नॉट अलाउ यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीन, मशीनें नहीं चल सकती जो अब की बड़ी मशीन्स हैं। स्कैटर होल्डिंग इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो होल्डिंग्स अलग अलग जगह हैं उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है और उसकी वजह से बैकवर्डनेस और पॉवर्टी, गरीबी, ठीक है। एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशनशिप्स, एग्रेरियन रिलेशन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, याद है वाला पॉइंट, टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट वाला, लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। टेलर्स ऑफ सॉइल हैज़ टू पे हाई रेंटल इनकम, उनको रेंट ज़्यादा देना पड़ता है ऑनर को। फार्मर्स आर देयरफॉर लेफ्ट विद लिटिल सरप्लस फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट, रेंट भी ज़्यादा देना पड़ता है, लोन लिया हुआ तो इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है, क्रॉप्स देनी पड़ती हैं, तो ये एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक। तो ये हमारे 6 पॉइंट हो गए, याद है ना कोड, डू आईसीएससी, डी से डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, ओ से ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नहीं था, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम, आई से इरिगेशन, सी से कन्वेंशनल पुराना तरीका, एस से स्मॉल होल्डिंग्स और ई से एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास एग्रेरियन रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। अब ये जो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स आए हैं ना, वो ये 3 तरह के रिफॉर्म्स थे, टेक्निकल, लैंड और जनरल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, बस हमारा चैप्टर यहाँ तक का है, देखो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में हमारा
कंप्लीट हो जाएगा वाला टॉपिक पूरा चैप्टर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।